हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे स्पीकर के बारे में या डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो एक ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में आपके जो स्पीकर हैं वो कौन से नंबर पे हैं और किसके साथ हैं। तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, जैसे कि आप कभी कभी जाते हो ना, हाईवे पार करते हो तो आपको एक लगता है, एक जगह दिखाई देता है ये वाहनों के लिए छूट है, इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ द लोकसभा 6th नंबर पे आते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ द लोकसभा किस में आते हैं? 6ठे नंबर पे आते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और गवर्नर किस पे आते हैं? एक मिनट, गवर्नर किस पे आते हैं? गवर्नर आते हैं 4th नंबर पे। ठीक, तो इस तरीके से हमें बेसिकली लोकसभा स्पीकर से ज़्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखना स्पीकर आते हैं आपके 6th नंबर पे। तो अब स्पीकर में सबसे पहले जो आर्टिकल शुरू होता है वो होता है 93। स्पीकर हमारा चलता है 93 से लेके 96 तक। बस छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत खतरनाक टॉपिक भी है। कि देखो, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, तो स्पीकर क्या है? लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। कौन? स्पीकर। तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, तो हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। तो वो इलेक्ट करते हैं स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर को। ठीक है, अभी सब देखेंगे आगे कैसे कैसे क्या इलेक्शन होता है। सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बिकम वैकेंट, अगर खाली हो जाता है, द हाउस शैल चूज अनदर मेंबर टू बी द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर। तो हाउस किसी दूसरे मेंबर को इलेक्ट कर लेता है एज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अब देखो, आर्टिकल नंबर 94 में हम बात करेंगे। 94 में दो ही, 94 और 96 में दो ही बातें होंगी, स्पीकर को हटाना है। तो 94 में देखो, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो अब कैसे हटाया जा सकता है स्पीकर को या डेप्यूटी स्पीकर को? तो देखो, सबसे पहली बात, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देता है और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देता है। ये हमें याद रखना है। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देता है रेजिग्नेशन और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देता है रेजिग्नेशन। ये हमें याद रखना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, अगर वो एमपी नहीं है उस समय, सब आगे पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो स्पीकर नहीं है। फिर मे एट एनी टाइम बाई राइटिंग अंडर हिज एंड एड्रेस्ड मेंबर ऑफ द स्पीकर टू डेप्यूटी स्पीकर एंड इफ सच मेंबर इज अ डेप्यूटी स्पीकर टू द स्पीकर। मतलब अगर स्पीकर है तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अपने हाथ लिखित रेजिग्नेशन देगा, और डेप्यूटी स्पीकर है तो वो स्पीकर को हाथ लिखित रेजिग्नेशन देगा, या हम उसे हटा सकते हैं बाई ए रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास बाई ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, तो मेजोरिटी से वो भी इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब लगभग 50% से ज़्यादा की मेजोरिटी हो। ये भी हम आगे देखेंगे। तो मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई ए रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल बाई ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी शैल बी मूव्ड अनलेस एटली, और 14 दिन का नोटिस स्पीकर को देना पड़ता है कि भैया हम तुम्हें हटाने जा रहे हैं, वो भी इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो 94 में क्या हो गया? हटाना है स्पीकर को। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट में लिखा है, व्हेन द हाउस ऑफ द पीपल इज डिसॉल्व्ड। मान लो किसी वजह से पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, लेकिन स्पीकर अपना ऑफिस नहीं छोड़ता जब तक कि नई लोकसभा नहीं आ जाती। तो क्वेश्चन आता है कि अगर क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गई, तो क्या स्पीकर भी चला जाएगा? नहीं, स्पीकर नहीं जाएगा। स्पीकर जब जाएगा जब नई लोकसभा हमारी इलेक्ट होके आ जाएगी, उसके बाद जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और दे रखा है, स्पीकर को और किस तरीके से हटा सकते हैं, या सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, अगर इसमें कोई वायलेशन होता है तो भी हम स्पीकर को हटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 110 है। आर्टिकल 110 किससे डील करता है? मनी बिल से। अगर स्पीकर रॉन्ग सर्टिफिकेशन कर देता है कि भैया बिल मनी बिल है, जबकि वो नहीं था,
तो अगर उसमें कोर्ट चेक करता है और रॉन्ग पाता है उस सर्टिफिकेशन को, तो अंडर नेशनल ऑनर एक्ट 1971 हम स्पीकर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो भैया देखो, या तो खुद रिजाइन दे दे, या इफेक्टिव मेजॉरिटी से लोकसभा उसे निकाल दे, या फिर नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत वो किसी भी बिल को गलत सर्टिफाई करने है। Office of the Speaker is a constitutional office. The Speaker is guided by the constitutional provisions and the rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha. और मैंने पहले ही बताया आपको, जो लास्ट पॉइंट पढ़ो, द स्पीकर इज प्लेस्ड वेरी हाई इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। स्पीकर की रैंक 6th है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि स्पीकर बहुत हाई पोजीशन पे है। स्पीकर की रैंक क्या है? 6th है इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। अब स्पीकर को हटाने का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्पीकर को हटाने का 94 में हमने देखा था, या तो वो रिजाइन दे दे, या नेशनल ऑनर एक्ट के तहत वो कुछ गड़बड़ कर दे, या कॉन्स्टिट्यूशन ने लोअर हाउस अथॉरिटी को दिया है टू रिमूव द स्पीकर। द हाउस कैन रिमूव द स्पीकर थ्रू ए रिजोल्यूशन पास बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी। पहले भी बताया था मैंने 94 में, ये मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोट कर दे एज पर आर्टिकल 94 एंड 96 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर देखो, स्पीकर को हटाने के हमने 4 फंडे देख लिए हैं। स्पीकर को हटाने के, या तो स्पीकर खुद से रिजाइन कर दे, ठीक है, हमने क्या बोला कि या तो स्पीकर से वो खुद से रिजाइन कर दे, पहला पॉइंट, या स्पीकर को हम इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटा दें, या स्पीकर खुद रिजाइन कर दे, या हम उसे इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटा दें, या वो नेशनल ऑनर एक्ट के तहत कोई गड़बड़ कर दे। उस कंडीशन में हम स्पीकर को हटा सकते हैं, लेकिन वैसे उसकी टर्म क्या होती है? 5 साल। और एक क्वेश्चन और आता है, क्या लोकसभा डिसॉल्व हो जाने में स्पीकर भी चला जाता है? तो स्पीकर नहीं जाता है, स्पीकर वहीं रहता है जब तक कि नई लोकसभा नहीं आ जाती। क्या बोलता है? पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज ए स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म करेगा। अगर स्पीकर ऑफिस वैकेंट है तो ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो बाई सच मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एज अ प्रेसिडेंट में अपॉइंट, तो प्रेसिडेंट जिसे अपॉइंट करेगा वो कर लेगा। अगर ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द डेप्यूटी स्पीकर और इफ इज ऑल्सो एब्सेंट सच पर्सन इज डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस। अगर कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं है, सच अदर पर्सन एज में बी डिटरमाइंड बाय द हाउस शैल एक्ट एज द स्पीकर। ठीक है, तो अगर स्पीकर नहीं है तो आपको कौन प्रेसाइड करेगा? डेप्यूटी स्पीकर प्रेसाइड करेगा। ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट, द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय द डेप्यूटी स्पीकर। और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो बाय सच मेंबर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करे। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द डेप्यूटी स्पीकर और इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट सच पर्सन एज डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस। और अगर कोई भी ऐसा पर्सन प्रेजेंट नहीं है, सच अदर पर्सन किसी और को भी ला सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 96 में मैंने पहले ही बताया था, 94 और 96 में रिमूवल है। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हम प्रिसाइड नहीं करेगा वाइल अगर उसके रिमूवल का कोई प्रोसेस चल रहा है तो उस समय वो सिटिंग प्रिसाइड नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while resolution for his removal from office is under consideration at any sitting of the house of the people while any resolution for the removal of the speaker from his office is under consideration the speaker or while any resolution for the removal deputy speaker from his office is under consideration the deputy speaker shall not though he is present preside and provision of the clause 2 of article 95 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the speaker और एज द केस में भी द डेप्यूटी स्पीकर इज एब्सेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर कोई केस चल रहा है, निकालने का प्रोसेस है, तो वो उस समय प्रिसाइड नहीं करेगा। स्पीकर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। वो बैठ सकता है, प्रिसाइड नहीं करेगा, मतलब वो अपनी सामने वाली कुर्सी पे नहीं बैठेगा, वो इधर बैठ सकता है मेंबर्स के साथ। ठीक है, स्पीक करने का अधिकार है, प्रोसीडिंग्स कर सकता है while any resolution for his removal from the office under consideration in the house. ठीक है, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such but not in the case of equality of vote। देखो, अब एक सिंपल सी बात यह है कि अगर स्पीकर के ऊपर हटाने का कोई प्रोसेस चल रहा है तो उस समय वो स्पीकर तो बन नहीं सकता, क्योंकि अब वो ना ही वो उसको प्रिसाइड करेगा, तो वो क्या करेगा? सिंपल एमपी बन जाएगा। अब सिंपल एमपी क्या करते हैं भैया? कास्टिंग, जब कोई वोट होता है तो वोटिंग करते हैं,
लेकिन क्या वो कास्टिंग वोट करते हैं? तो स्पीकर अगर बन गया है तो भैया वो क्या करेगा, कास्टिंग वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो अब आम एमपी है, आम एमपी कास्टिंग वोट नहीं डालते। ठीक है, तो आर्टिकल 94, 93 हो गया, 95 एंड 96। ठीक है, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़, ये स्पीकर अपना रेजिग्नेशन कैसे देगा, डेप्यूटी स्पीकर को देगा। तो नीलम संजीवा रेड्डी इज़ द ओनली स्पीकर हु रिजाइंड फ्रॉम द ऑफिस। तो नीलम संजीवा रेड्डी इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन किया था ऑफिस से, और यही बाद में क्या बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नीलम संजीवा रेड्डी का ये याद रखेंगे, नीलम संजीवा रेड्डी इज द ओनली स्पीकर हु रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस।